गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ध्वनि क्लासेस। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी की। आपके इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। नाइन्थ में भी आपने सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड काफ़ी कुछ पढ़ चुके हो। आज हम हमारी इंडियन इकोनॉमी में जो डिफरेंट सेक्टर्स है उनका कैसा कंट्रीब्यूशन है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सभी नाइन्थ स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं कि सेक्टर्स इंडियन इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। ठीक है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आप इस प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर से थोड़े बहुत फेमिलियर भी हैं। अब हम यहाँ पर इस चैप्टर की जो बिगनिंग होती है आपकी, वो यही बताती है कि कंट्री में या किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को रन करवाने के लिए 3 सेक्टर्स या 3 जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बेस्ड होते हैं, जिसमें से पहला आता है प्राइमरी, दूसरा आता है सेकेंडरी और तीसरा आता है टर्सरी। और ये तीनों सेक्टर जब मिलकर वर्क करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं और प्रोडक्शन करने के साथ साथ कंजप्शन करते हैं, तो जो टोटल प्रोडक्शन वैल्यू है वो जीडीपी का पार्ट होती है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। आपका ये जो चैप्टर बिगन हो रहा है, इसकी जो बिगनिंग हो रही है चैप्टर की, उसमें यही बताया गया है कि इंडिया की इकोनॉमी में कौन कौन से सेक्टर्स हैं और किस किस सेक्टर्स में कौन कौन से पार्ट आते हैं। नाइन्थ में हमने बेसिकली 3 सेक्टर्स के बारे में पढ़ा है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर। आज हम यहाँ पर इस सेक्टर इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे, इसके क्लासिफिकेशन को थोड़ा ब्रॉडली समझेंगे, है ना। तो अकॉर्डिंग टू योर बुक, योर चैप्टर, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज गिवन इन 3 कैटेगरी। यहाँ देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर्स जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। नेचर ऑफ एक्टिविटी के अकॉर्डिंग अलग है, ऑनरशिप के अकॉर्डिंग अलग है और वर्किंग कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग है। अब ये है क्या इसमें अब जैसे दिया है नेचर ऑफ एक्टिविटी, यानी किस तरह के वर्क किए जाते हैं, ऑक्यूपेशन क्या होता है, या कौन कौन से काम या कौन कौन सी एक्टिविटी करके व्यक्ति जो है इन सेक्टर्स में इंक्लूड होता है ना। ये इतना पार्ट हम थोड़ा सा इसके फैमिलियर हैं और 9th में हमने पढ़ा है। नेचर ऑफ एक्टिविटी के अकॉर्डिंग प्राइमरी, जैसे प्राइमरी सेक्टर्स में जो ऐसे पार्ट्स आते हैं या ऐसे जॉब्स को हम इंक्लूड कर सकते हैं या ऐसे वर्क आते हैं जो डायरेक्टली एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, है ना। बेसिक उसका एग्रीकल्चर होता है, या हम कह सकते हैं कि हम जब नेचुरल रिसोर्स को मतलब रिसोर्स को ऐसा कि ऐसा अर्थ से एग्जिस्ट करके ऐसा कि ऐसा यूज़ करते हैं, तो वो प्राइमरी सेक्टर का पार्ट होता है। लाइक एग्जाम्पल, एक फिशरमैन है, फिशरमैन जो फिशरीज वर्क करता है वो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, उसके बाद क्रॉप प्रोडक्शन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर व्हेन दैट क्रॉप इज डायरेक्टली सेल टू द मार्केट, यानी जब उस क्रॉप को डायरेक्टली मार्केट में सेल किया जाएगा तो वो एग्रीकल्चर का पार्ट होगा। वैसे ही डेयरी फार्मिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, और भी जैसे बी कीपर है, बी कीपर का काम क्या होता है, मधुमक्खी निकालना, वो भी क्या कहते हैं, मधुमक्खी के से शहद निकालना, है ना, और वो डायरेक्टली मार्केट में सेल कर देता है, तो वो किस पार्ट में आएगा, प्राइमरी सेक्टर में आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए हम किसी भी नेचुरल रिसोर्स को किसी न किसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, कुछ मैन्युफैक्चर्ड करते हैं, कुछ ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो वो सारे पार्ट्स आते हैं सेकेंडरी या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत या फिर सेकेंडरी सेक्टर्स के अंतर्गत। जैसे एग्जाम्पल, सुगर कैन ग्रोइंग, है ना, ग्रोइंग सुगर कैन इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर when this sugar can directly sell to the customer, यदि वो सुगर कैन डायरेक्टली कस्टमर को सेल कर दिया जाता है तो प्राइमरी का पार्ट है। लेकिन यदि सुगर कैन को शुगर मिल में पहुंचाकर उससे शुगर कन्वर्ट की जाती, बनाई जाती है, तो वो सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का पार्ट है। अब हम बात करते हैं थर्ड सेक्टर की। थर्ड सेक्टर है टर्सरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर। ठीक है,
तो क्या था कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उसके 10 ईयर्स तक ये दोनों सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहा, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का। बट आज की कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि हर व्यक्ति जो है वो सर्विस क्षेत्र में, जिसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है ना, तो उस क्षेत्र में या उसमें जुड़ा हुआ है। सर्विस सेक्टर्स में आप कैसे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ये जो प्रोडक्शन हुआ था शुगर का प्रोडक्शन, उसको ट्रांसपोर्ट के जरिए मार्केट में सप्लाई किया गया, तो वो जो ट्रांसपोर्ट है वो सर्विस सेक्टर का पार्ट है। यदि हम देखें कि अगर वो शुगर केन को ग्रोइंग के लिए उस फार्मर को क्या करना पड़ा था, लोन लेना पड़ा था, तो बैंकिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर या टर्सरी सेक्टर। वैसे ही हम और भी एग्जांपल ये ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए जो प्रोड्यूसर है उसने प्रोडक्शन कर लिया, अब उसको मार्केट में सेल करने के लिए वो क्या करता है कि टेलीफोन के जरिए दूसरे जो रिटेलर है, होलसेलर से कांटेक्ट करता है। तो जब वो इनसे कांटेक्ट करता है तो ये पार्ट मतलब कम्युनिकेशन हो गया। कम्युनिकेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर। ठीक, तो नेचर ऑफ एक्टिविटी के बेस्ड पर सेक्टर्स जो है वो 3 टाइप्स में डिवाइड है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर, है ना। एटीएम सर्विस है, सारे प्रोफेशनल जैसे ब्यूटी पार्लर है या टीचिंग है, डॉक्टर है, इंजीनियर है ना, ये सब जो है किसके अंतर्गत आते हैं, सर्विस सेक्टर या टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। देखिए इंजीनियर 2 पार्ट में हो, एक तो इंजीनियर जब उसकी जो इंजीनियरिंग की एजुकेशन देता है तो सर्विस सेक्टर में, लेकिन जब वो एज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में या उसमें इंडस्ट्रीज में वर्क करता है तो सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट होगा। ठीक, अब हम यहाँ पे इसको क्लासीफाइड और भी आगे किया गया है इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर को ऑनरशिप के बेस्ड पर। ऑनरशिप क्या होता है, ऑनरशिप यानी जिसपे स्वामित्व किसका है ना। तो ऑनरशिप के बेस्ड पर हमारे कंट्री में 2 टाइप के सेक्टर्स हैं। आपको मैंने डेवलपमेंट वाले में बताया था कि हमारी जो कंट्री है वो मिक्स्ड इकोनॉमी रन करवाती है ना। मिक्स्ड इकोनॉमी में कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों का मिला जुला रूप होता है। तो वैसे ऑनरशिप यानी पब्लिक और प्राइवेट दोनों, हमारे यहाँ दोनों तरह के सेक्टर्स वर्क करते हैं। अगर जैसे मान लीजिए हमने सोचा प्राइवेट इंडस्ट्री है तो वहीं पर गवर्नमेंट इंडस्ट्री भी वर्क कर रही है ना। प्राइवेट यानी किसी इंडिविजुअल पर्सन का, और पब्लिक यानी होल सोसाइटी का। ये सब किसके अंतर्गत आता है, ऑनरशिप के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू वर्किंग कंडीशन। अकॉर्डिंग टू वर्किंग कंडीशन में कौन कौन से आते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। हाँ, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है और ये आपके इम्पोर्टेंट भी है, इसके क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स वो सेक्टर्स होते हैं जो जॉब की सिक्योरिटी की बात करते हैं, है ना, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर्स जो होते हैं ना, और उनके उसमें जो वर्किंग आवर कम होते हैं, टाइमिंग कम होगा, जॉब सिक्योरिटी की बात करेंगे, कंपनसेशन प्रोवाइड करेंगे और जो अदर फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। यानी जैसे गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब इज कमिंग इन ऑर्गेनाइज सेक्टर्स। और ऐसे जॉब जिसमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं रहती है, ठीक है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपकी बुक में एग्जांपल दिया है कि एक व्यक्ति जो डेली दुकान में जाता है और वो जो मतलब जो रिटेलर है ग्रॉसरी शॉप में, उसके यहाँ जाता है सुबह से शाम तक, उसका काम है वो उसकी हेल्प करना एज अ हेल्पर, तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है, क्योंकि वो जो दुकानदार है वो कभी भी उसको निकाल सकता है, ठीक है। और दूसरी बात कि वो उसके वर्क के अकॉर्डिंग उसको पेमेंट करेगा, है ना, उसको वेजेस देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज में डिफरेंस, हम इसको ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज को पब्लिक और प्राइवेट से भी कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस ये है कि आजकल बहुत सारे प्राइवेट जो सेक्टर्स हैं वो थोड़ा मतलब इतने एस्टेब्लिश हो गए कि एक लॉन्ग टाइम के बाद वो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने लगे हैं, बस इतना डिफरेंस है। अदरवाइज ऑर्गेनाइज में जॉब सिक्योरिटी रहती है, अदर मेडिकल अलाउंसेज और क्या कहना चाहिए उससे अदर भी जो अलाउंसेज है वो सारे अलाउंसेज इसमें मिलते हैं, पीएफ वगैरह प्रॉपर इसमें आपको मिलता है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होगा, ऐसे सेक्टर जिसमें व्यक्ति की जॉब सिक्योरिटी नहीं रहेगी, बर्डन ऑफ वर्क यानी बर्डन जो होगा वर्क का बहुत ज़्यादा होता है। तो आज वैसे तो ये चैप्टर बहुत शॉर्ट चैप्टर है, इसको हम 2 ही पार्ट में 2 लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा
सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के क्लासिफिकेशन को, जिसमें क्लासिफिकेशन कैसे डिवाइड किया गया, उसका क्लासिफाइड कैसे किया गया, नेचर ऑफ एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, ऑनरशिप के अकॉर्डिंग और वर्किंग ऑफ कंडीशंस के अकॉर्डिंग। अब वर्किंग ऑफ कंडीशन के अकॉर्डिंग करने के बाद प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, पब्लिक सेक्टर, ये इसके हो गए नेचर ऑफ एक्टिविटी के, पब्लिक प्राइवेट ये हो गए ऑनरशिप के बेस्ड पर, और ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज हो गए वर्किंग कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब इसमें अगर इस पॉइंट में कोई डाउट हो तो यू कैन कमेंट मी। अब मैं शॉर्ट में आपको एम नरेगा समझा दूँ। एम नरेगा के बाद ये जो सेकंड लेक्चर होगा, वैसे तो ये पूरा जो यहाँ पे जो डिस्प्ले इसमें मैंने पॉइंट लिखे हैं वो पूरी चैप्टर से रिलेटेड है, बट कुछ ऐसे कैलकुलेशंस आपको इसमें बताने हैं कि जैसे इंडियन इकोनॉमी में जैसे जो प्राइमरी सेक्टर में ऐड होगा क्या, जीडीपी में जो प्राइमरी में ऐड होगा क्या, वही सेकेंडरी में और टर्सरी में भी ऐड होगा, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। तो आज हम इसमें इससे अगर ये बात करते हैं महात्मा गांधी नरेगा, एमजी नरेगा के बारे में। ये क्या है? ये एक जॉब गारंटी स्कीम है जो गवर्नमेंट ने 2000 समथिंग में 2001 में इंट्रोड्यूस की थी नरेगा। उसके बाद 2008 में इसका नाम चेंज करके एमजी नरेगा हो गया, महात्मा गांधी नरेगा। ये क्या है? ये रूरल पीपल्स को 100 डेज गारंटी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, जिसमें अभी रिसेंट में 2 और 3 डेज बिफोर गवर्नमेंट ने एक डिक्लेयर किया, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने डिक्लेयर किया कि इसमें जो है उसमें और भी अदर जो अमाउंट और भी दिया जाएगा, मतलब इसके क्षेत्र को, इसका जो एरियाज को और बढ़ा दिया गया। क्या हुआ था पहले कि 100 डेज का गारंटी एम्प्लॉयमेंट दिया जाता था, मतलब कि रूरल पीपल्स जिनके पास कोई जॉब नहीं है वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और रजिस्ट्रेशन होने के विदिन 15 डेज उनको कहीं ना कहीं काम मिल जाएगा, है ना। और पर डे के अकॉर्डिंग उनको अलाउंसेस स्टार्ट हो जाते हैं। अगर पर डे उनको कोई काम नहीं मिलता है तो उस डे की वेजेस उनको प्रॉपर मिलती रहेगी 100 डेज तक। ये अब वो वर्क कंडीशन कैसी होती है? वर्किंग कंडीशन, जहाँ व्यक्ति रह रहा है उससे आसपास के एरिया में 5 किलोमीटर्स में कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, कोई बिल्डिंग मटेरियल है, सब वर्क चल रहा है, लेबर वर्क, तो वहाँ पर ऐसे व्यक्तियों को अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद ये जो 100 डेज गारंटी हो गया। फिर इसमें दिया है एम्प्लॉयमेंट अलाउंस इफ गवर्नमेंट पेड। हाँ, ये जो जस्ट मैंने आपको बताया कि यदि गवर्नमेंट 15 दिन के अंदर उनको कोई किसी तरह का जॉब नहीं देती है तो वो फिर उसके अलाउंसेस स्टार्ट हो जाते हैं महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत। ये एक स्कीम है गवर्नमेंट की। इसमें और भी दिया है कि राइट टू वर्क को इन्फोर्स कर रहा है, मतलब व्यक्ति को सबको काम मिले, ये स्कीम ये बताती है, इस चीज़ को इस पर फोकस करती है। फिर नेक्स्ट दिया है इन्फोर्सेस इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क। हाँ, इसमें एक पॉइंट ये दिया है, ये इस चीज़ को भी डिस्क्राइब करती है कि हर व्यक्ति इक्वल वर्क के लिए इक्वल वेजेस दी जाएगी, है ना। यानी जो व्यक्ति जैसा काम करेगा उसके अकॉर्डिंग उनको इक्वल मजदूरी या वेजेस दी जाएगी। फिर दिया है इसका जो बेसिकली होते हैं, ये जो महात्मा गांधी नरेगा, एम नरेगा जो स्कीम है, बेसिकली ये किस पर फोकस करके बनाई गई है? SC STs और जो पुअर वुमेन थी, जो बैकवर्ड थे, ओवरऑल वी कैन से दैट द बैकवर्ड, है ना, बैकवर्ड है, उनके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। फिर आगे दिया है अभी तक 1/3 बेनिफिशियरी शुड बी वुमेन। और जो जितने भी जैसे मान लीजिए किसी विलेज में 100 शीट है, उसके अंतर्गत 100 लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड करना है, तो उसमें 1/3 जो होंगी वुमेन्स होगी। तो ऐसे ओवरऑल ये महात्मा गांधी नरेगा, एम नरेगा, MG नरेगा के बारे में ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में एटलीस्ट आता है, तो इसको ये पॉइंट भी पढ़ लेंगे तो सफिशिएंट है ना। तो ये सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो गया। फर्स्ट लेक्चर में भी पूरा बुक के मेन पॉइंट पे फोकस किया है मैंने। अब कुछ पॉइंट्स और कुछ कैलकुलेशन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। अगर इसमें कोई डाउट हो सो यू कैन कमेंट मी, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।